हाय गाइस, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और कल हम पढ़ रहे थे सामाजिकरण के बारे में, यानी सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये सारी चीजें हमने जानी थी, और कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को। तो अब हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन की अलग अलग स्टेजेस के बारे में कि सामाजिकरण की अवस्थाएं क्या होती हैं, प्लस शिक्षक का, अभिभावक का और खेल का क्या योगदान है सामाजिकरण में। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। अब सामाजिकरण को अगर हम देखें तो सीडीपी में जो सामाजिकरण, सोशलाइजेशन हमारा टॉपिक है, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक यानी प्राइमरी सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, और दूसरा होता है द्वितीयक या गौण, जिसे सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक सामाजिकरण। एक हो जाएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी। तो इन्हीं के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद स्टेजेस पे चलेंगे। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन हम उसको कहते हैं जो एक तरह से बच्चे के भविष्य के लिए बिल्कुल बेस के रूप में काम करता है, यानी कि सामाजिकरण की वह अवस्था जिससे बालक की शुरुआत होती है। इनिशियल स्टेज पे जब बालक होता है तो उसका सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है? घर से। तो प्राइमरी की स्टार्टिंग होती है परिवार से। तो परिवार से, उसके मित्रों से जो सामाजिकरण आता है वो अपनी जो शिक्षा प्राप्त करता है घर से, उसके अंदर जो संस्कृति और मूल्यों का विकास होता है, ये सब क्या है? वो सब प्राइमरी सोशलाइजेशन है, उसका प्राथमिक सामाजिकरण है। और प्राथमिक सामाजिकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसके एजेंट है, यानी अभिकर्ता जिन्हें हम कहते हैं, कौन इसके एजेंट हैं प्राइमरी के? परिवार और मित्र। प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट हैं परिवार और मित्र। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बात करते हैं तो ये एक तरह से ये सामाजिक तरीके से आता है। सेकेंडरी कैसे आता है? सामाजिक रूप से आता है, यानी कि समाज से हम सीखते हैं। अब उसमें कौन कौन चीजें हैं, जो कौन कौन लोग हैं सामाजिक रूप से? तो सामाजिक रूप से इसमें आपके इसके अलावा जो जो हैं, तो इसके एजेंट कौन कौन हैं? इसके अभिकर्ता है विद्यालय, स्कूल से सीखते हैं। विद्यालय में जो मित्र हैं और विद्यालय के शिक्षक, पड़ोसियों से सीखते हैं। और खेल के मैदान में मित्र और साथ जो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामाजिकरण होता है वो द्वितीयक सामाजिकरण है। ये एक व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली जो है उसको एक तरह से एजुकेट करता है, उसको सभ्य बनाता है। और ये दो प्रकार के सोशलाइजेशन, एक प्राथमिक और एक जो है द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस की, जो मैं पहले कह रहा था। तो स्टेजेस में सामाजिकरण की, जैसे कि बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, शिशु अवस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो इन्हीं में सामाजिकरण किस प्रकार होता है? सामाजिकरण की अवस्थाएं, तो सामाजिकरण की क्या क्या अवस्था? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शुरू में हमने पढ़ा था। इसी तरह से सामाजिकरण भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? शैशवावस्था से। कौन सी अवस्था से? शैशवावस्था से, इन्फेंसी, शैशवा काल। तो सबसे पहली स्टेज हो जाएगी इन्फेंसी। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण, यानी बालक का सामाजिकरण किस अवस्था से आरंभ होता है? शैशवावस्था से। तो यहाँ पे क्या हो गया? सामाजिकरण का आरंभ, स्टार्टिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का आरंभ होता है कैसे? बालकों में किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है? पहले भी हमने पढ़ा था, बालकों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, वो बातों को दोहराते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। क्या होती है? अनुकरण की प्रवृत्ति। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? उनका सोशलाइजेशन होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण बच्चों में क्या चीज आएगी? उसके कारण वो भाषा सीखेंगे, व्यवहार सीखेंगे,
लोगों को फॉलो कर करके व्यवहार करना सीखेंगे, उनकी लैंग्वेज सीखेंगे। तो यहीं से क्या है, जब लैंग्वेज हम सीखते हैं तो एक समूह की लैंग्वेज सीखते हैं ना, जो हमारे आसपास पाए जाने वाले लोगों का समूह है, तो उस समूह को ही तो क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अब समाज की गुण हमें आ गए तो हमारा भी सामाजिकरण हो गया, ठीक है। तो इसलिए अनुकरण की प्रवृत्ति एक तरह से सामाजिकरण की पहली स्टेज है। उसके बाद क्या होता है कि बालक जो है शुरू में माता पिता पर निर्भर रहता है, तो उसके सामाजिकरण के लिए ज्यादा रोल किसका होता है, माता पिता का, ठीक है। तो सामाजिकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है, परिवार से। सामाजिकरण का प्रारंभ परिवार से, और बालक दूसरों पर निर्भर होता है। ये आपको पता ही है, छोटा बालक जो है दूसरों पर निर्भर होता है, तो भाषा भी उन्हीं से सीखता है, सामाजिकरण भी उन्हीं से सीखता है। तो इसके उसमें कोई स्वतः कोई सामाजिकरण सोशलाइजेशन तो वो लेके नहीं आया है, ठीक है। तो वो यहीं से सीखेगा और इसके सीखने के लिए वो दूसरों पर निर्भर है और धीरे धीरे सीखता जाएगा, फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। तो ये पहली स्टेज है। तो पहली स्टेज इन्फेंसी में सामाजिकरण कैसे होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज होती है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था को दो भागों में बांटते हैं। बाल्यावस्था को दो भागों में किन किन में बांटा गया, एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक जिसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन कैसा होगा, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर सोशलाइजेशन कैसा होगा, इसमें बच्चों में नाराज होने की प्रवृत्ति का विकास होता है, वो बात बात पे झगड़ने की प्रवृत्ति, गुस्सा करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। नाराज होने की प्रवृत्ति, झगड़ा करने की प्रवृत्ति का विकास, नाराज होने की प्रवृत्ति और झगड़ा करने की प्रवृत्ति का विकास। झगड़ा करना, नाराज होने से सोशलाइजेशन कैसे होगा, यहां से आप अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहे हो। इस अवस्था के बालकों में नाराज होने की प्रवृत्ति, झगड़ा होने की प्रवृत्ति और जो है सहयोग की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इन सब का विकास होता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सहयोग की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास, और यही सब उसके सामाजिकरण में रोल निभाते हैं। तो बालक के सामाजिकरण में मुख्य रोल इन्हीं का होता है। तो इन सब प्रवृत्तियों का विकास किसमें होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब उत्तर बाल्यावस्था में यानी कि जो पोस्ट चाइल्डहुड है उसमें क्या होता है, देखिए पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में इस अवस्था में बालक का विकास किस प्रकार होगा, इस अवस्था में सामाजिकरण के विकास के लिए बालक जो है अन्य लोगों के विचारों को सुनने लगता है, उनकी बातों को स्वीकार करने लगता है। उन्हें जो है क्या करते हैं, अन्य लोगों के विचारों व बातों की स्वीकृति, अन्य लोगों की बातों व विचारों की स्वीकृति एक्सेप्ट करने लग जाते हैं उनके थॉट्स को। तो उससे वो सीखते हैं और इससे उनके सामाजिकरण में जो है विकास होता है, उनका सोशलाइजेशन बढ़ता है। इसी स्टेज में बालक में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना का विकास। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज होती है, इससे बालकों में सोशलाइजेशन होता है। साथ ही बालकों के अंदर जो अर्ली चाइल्डहुड था जिसमें कि सहानुभूति की भावना, सहयोग की भावना विकसित होती है, वह भी आगे बढ़ जाती है। तो सहानुभूति की भावना का विकास भी होता है, और पक्षपात भेदभाव की भावना का विकास होने लगता है, ठीक है। इस स्टेज में पक्षपात व भेदभाव एकता की भावना का विकास होने लगता है। तो पक्षपात भेदभाव क्या होता है आप जानते ही हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं तो उनके बीच में एक का पक्ष लेना, दूसरे का पक्ष, जो उस दूसरे के विपक्ष में रहना, या फिर जो तुम्हारा मित्र है जो तुम्हें सहयोग करता है तो उसका पक्ष लेना। इसी समय बालकों में जवाबदेही, वो अपने आप को जवाबदेह पाते हैं, जवाबदेही की प्रवृत्ति का विकास होता है,
कि वो अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, प्रवृत्ति का विकास, किसी भी काम की जिम्मेदारी के, किसी काम को जिम्मेदारी के साथ करते हैं, वो दायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है उसको समझने लगते हैं। तो बालक अब जिम्मेदारी के साथ काम करने लगते हैं, ताकि क्योंकि उनमें जवाबदेही की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, रिस्पॉन्सिबल वो अपने आप को किसी काम के लिए समझ सकते हैं। तो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज में जब बालक 7, 8, 10 साल का हो जाता है तो उनमें 10 वर्ष के बच्चे में ये प्रवृत्ति आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है सोशलाइजेशन की, वो है किशोरावस्था यानी अडल्टहुड। तो अब उसके बारे में बात करेंगे, किशोरावस्था यानी अडल्टहुड। किशोरों में क्या होता है कि उनका एक बहुत समूह हो जाता है ना, कई सारे दोस्त होते हैं, तो उन दोस्तों से काफ़ी सारी बातें हम सीखते हैं, सहयोग की भावना भी सीखते हैं, मित्र समूहों से जो सीखते हैं जिसे हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो वो किशोरावस्था में बालकों के बहुत सारे समूह होते हैं, उन समूहों से बालक लगातार सीखते रहते हैं। तो ये सामाजिकरण की भी जटिल अवस्था है। किशोरावस्था जीवन की जो है संघर्ष और तूफान की अवस्था माना है स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो जीवन में संघर्ष एवं तूफान का काल है। इसी को सामाजिकरण की जटिल अवस्था भी कहते हैं। सामाजिकरण की जटिल अवस्था, यहाँ पे जो सामाजिकरण होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स रूप से होता है। सामाजिकरण की जटिल अवस्था इसको माना जाता है। ठीक है, इसमें बालक का सामाजिकरण किसके द्वारा होता है? अपने जो मित्र समूह हैं, तो मित्र समूह में, मित्र व समकक्ष समूह में समूह का सहयोग करना, समूह का सहयोग करना, उनमें शामिल रहता है, उनके कामों में सहयोग करता है। तो यहाँ से उनका क्या होता है? सामाजिकरण होता है, सामाजिक व्यवहार सीखता है उनसे, इससे बालक में सूझबूझ का विकास होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप सब जानते हैं, है ना। सूझबूझ का विकास होता है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ लिख लेंगे, सूझबूझ का विकास होता है। तो इन्हीं से सीखते हैं और धीरे धीरे बालक जब मित्र समूह में कुछ अच्छा करता है, कुछ अपने परफॉर्मेंस करता है, और जैसे बच्चे खेल खेलते हैं तो खेल में जब वो अच्छा करता है तो उससे, या मित्र समूह में अच्छी प्रतियोगितात्मक भावना में वो आगे आता है तो उससे उसका आत्मविश्वास का विकास होता है। मित्र समूह से क्या है? आत्मविश्वास का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है। ठीक है, और क्या सोचिए क्या क्या होता है? बालक जो मित्रों का सिलेक्शन करते हैं तो अपने जैसी सोच, अपने जैसे समान जो है वैल्यूज रखने वाले, समान विचार रखने वाले बालकों को चयन करते हैं। नहीं, हमारे मित्र हमारे जैसी समान सोच के होते हैं, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे, दो लोग अगर दोस्त हैं तो उनके विचार समान होंगे, समान मूल्य या समान उद्देश्य पर वो बात करते होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो मित्रों का चयन वो किस आधार पर करते हैं? मित्रों का चयन समान विचार, मूल्य व उद्देश्यों के आधार पर। जो एक ही, अगर दोनों दोस्त 8th क्लास में हैं या उनका एक ही उद्देश्य, दोनों इंजीनियर बनना चाहते हैं, दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों जो है टीचर बन रहे हैं, तो उनमें दोस्ती हो जाएगी। दोनों को अगर सेम इंटरेस्ट है, दोनों को क्रिकेट खेलने का शौक है या दोनों को फुटबॉल खेलने का शौक है, सेम ऑब्जेक्टिव है, तो या उनके सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, या सेम विचारधारा है, किसी भी जो हो सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार पे, तो वहां पर भी बच्चों की दोस्ती हो जाती है। समान विचार, मूल्य और उद्देश्य इत्यादि जो है एक मित्र समूह बनाने के लिए, जो है उनके चयन करने के लिए जरूरी है। एक विचारक हुए हैं जोजेफ उनका नाम है, तो मैं यहाँ लिखता हूं, देखो, एक विचारक है जोजेफ कहते हैं, जोजेफ। अब ये जोजेफ क्या कहते हैं? ज्यादातर जो किशोर बच्चे होते हैं वो उन लोगों से मित्रता करना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके, जो उनके हम उम्र होते हैं, तो उनसे मित्रता करना चाहते हैं। तो किन से? अधिकांश किशोर ऐसे लोगों से मित्र बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मित्र बनना, या ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके, खुले मन से बात की जा सके, एवं खुले मन से
बात की जा सके, खुले मन से बात की जा सके। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एक टीचर है उसका क्या रोल होता है सामाजिकरण में, पेरेंट्स का क्या रोल होता है सामाजिकरण में, खेलों का क्या रोल होता है। तो अब इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अध्यापक की भूमिका की। सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका, सामाजिकरण में अध्यापक यानी टीचर, शिक्षक की क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, तो ये जानना है, रोल ऑफ अ टीचर इन सोशलाइजेशन। तो टीचर सिर्फ आपको पढ़ाएगा या एक तरह से एक साधन है, ये नहीं है। टीचर का एक सामाजिकरण को तेज गति प्रदान करने में, आपकी स्पीड से जो सोशलाइजेशन है वो करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है स्कूल की, स्कूल के बच्चों की, साथ साथ टीचर की। तो टीचर जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से टीचर जो है सोशलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो अब बात ये आती है कि बालक जो है जब परिवार से, घर से विद्यालय आता है, तो विद्यालय में जब स्कूल में वो एडमिशन लेता है तो वहाँ पर वो अन्य बच्चों के साथ, टीचर के साथ रहता है। तो वहाँ के परिवेश में सामाजिक मूल्य क्या हैं, उनके सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, उनको सीखता है। तो जो वहाँ पे रूल रेगुलेशंस हैं उन्हीं से धीरे धीरे सीखता है। स्कूल्स में जो खेल कराए जाते हैं उन खेलों में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ से सहयोग की भावना का विकास करता है। ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में, मूल्यों का विकास करने में टीचर अपना रोल निभा सकता है। सहयोग की भावना का विकास करने में कुछ ग्रुप्स बना करके काम दिए जाते हैं, तो उससे सहयोग की भावना का विकास होता है। सहयोग की भावना का विकास करने में, ठीक है, सहयोग की भावना का विकास करने में, इसमें भी टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बालक एक दूसरे को जो है सहयोग करते हैं, उनसे सीखते हैं। साथ ही बालकों में एक टीचर का रोल डिसिप्लिन डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन विकसित करने में, अनुशासन सिखाने में, अनुशासन विकसित करने में, अनुशासन विकसित करने में, बालकों को डिसिप्लिन करने में टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। और किस किस चीज में रोल होता है, डिसिप्लिन में हो गया, सहयोग की भावना, सामूहिक कार्य करने, वो सहयोग की भावना में ही आ जाएगा। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, अवांछनीय व्यवहारों में परिवर्तन करने के लिए, अवांछनीय व्यवहार को सुधारने एवं वांछित व्यवहारों यानी जो चाहिए, वांछित व्यवहारों को सिखाने में, वांछित व्यवहारों को सिखाने में। अगर बालक कोई गलती करता है, उसकी गलती को सुधारा जाए, कुछ अच्छा सिखाया जाए, तो इसमें टीचर का रोल है। ठीक है, माता पिता का भी रोल होता है, टीचर का भी रोल होता है, क्योंकि बालक इस घर में और स्कूल में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। तो उनको अलग अलग चीजें सिखाई जाएं, सामूहिक कार्य करने सिखाए जाएं, सामूहिक कार्यों को करने की योजना बनाना सिखाने में, इस प्रकार जो है टीचर का काफी बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में, बालक के सामाजिकरण में। वो बहुत सारी चीजों को जो है एक निर्वाह कर सकता है, वो स्वयं को एक उदाहरण के रूप में पेश कर सकता है, जिससे कि बालक जो है उसको अनुकरण करें, उनको फॉलो करें। साथ ही बालकों के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बना करके उनकी लगातार समीक्षा करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उनकी जो एक तरह से जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो बन सकता है। उनसे जो है उनके विचारों को सुने, उनके विचारों पर जो है विचार करके उन्हें सही समाधान करे, ताकि बालक जो है और अपने जो सामाजिकरण है उसको अच्छे से सुधार सकें। साथ ही बालकों के साथ जो है स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके भी बालक के सामाजिकरण में जो है टीचर मदद कर सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इस तरह से हम बना करके काफी कुछ लिख भी सकते हैं, बट हमें जो है एक तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस हमें पता रहना चाहिए कि सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के आसपास ही घूमती हैं। अब अभिभावकों की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे कि बालक के सामाजिकरण में माता पिता यानी जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल होता है।
सामाजिकरण में जो परिवार है, जो पेरेंट्स हैं, उनका क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि बालक जो है सबसे पहले सामाजिकरण अपने परिवार में ही सीखता है, और जो वो वहाँ सीखता है वो उसके साथ जीवन भर रहता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें अपनी फैमिली से सीखते हैं? तो अपनी फैमिली से बच्चों में अनुशासन, क्या डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाने में परिवार का बहुत मुख्य रोल होता है। साथ ही सही समय पर सही काम करना, सही समय पर सही काम करना, ये सब सिखाने में जो है माता पिता का, अभिभावक परिवार का बहुत मुख्य रोल होता है, जो आगे चल के बालक के लिए जो है फिर वो उन चीज़ों को लगातार करते चले जाता है। अब ज़्यादा इधर उधर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचनी है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, वीडियो खींचती चली जाएगी लंबी, और आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलें। यही शुरू से मेरा जो है टारगेट रहता है कि हम इधर उधर की बातों पे ना जाएं ज़्यादा, और सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलें, ताकि जो है हम फोकस कर पाएँ और कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो कोर्स तो ये 200-300 घंटे कितने का भी बन सकता है, ठीक है। अब अनुशासन सीखने में, सही समय पर सही काम करने में, इन सब में जो है परिवार की बहुत मुख्य भूमिका होती है। आगे चल के जो है बालक का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और उसकी बालक की पर्सनैलिटी का ये मुख्य हिस्सा बन जाता है, जो उसने परिवार से सीखा है। और माता पिता के द्वारा बच्चों के जो है जो सिखाया जाता है वो उसको हमेशा अपने साथ रख पाते हैं। जब बच्चे अच्छा काम करें तो उनकी जो है प्रशंसा की जाए, जब बच्चे कुछ गलत काम करें तो उनकी निंदा भी की जाए, ताकि बालकों में सुधार भी हो और अपने अच्छे काम को आगे बढ़ाएं। तो परिवार ही बच्चे को जो है सबसे पहले सिखाता है। अब वो वहीं से सीखता है क्या करना है, कैसे करना है काम को, फिर धीरे धीरे सीख जाता है। उसको ये भी पता चलता है कि समाज में क्या अच्छा है। तो समाज के नियम सिखाने में, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, समाज के नियम सिखाने में, समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बालक जो है सीखता है, और वो सब उसके माता पिता परिवार पहले उसको सिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है कि फिर समाज के जो नियम हैं, प्रचलित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रूल रेगुलेशन जिन्हें हम कहते हैं रिचुअल्स, ये सब हम सीखते हैं कहाँ से? अपने परिवार से। अब उसके बाद बालकों में जो है सहयोग की भावना और सहानुभूति की भावना के विकास में भी कहीं ना कहीं परिवार का रोल होता है, ठीक है। साथ ही उन्हें हम समायोजन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है समायोजन करना, समायोजन करना। तो समायोजन करना, क्योंकि बालक का समाज के साथ समायोजन, समायोजन करना किसके साथ? समाज के साथ, ठीक है। समाज के साथ समायोजन करने में माता पिता की मुख्य भूमिका, या अभिभावक जो है घर में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। इसे बहुत से लोग जो है समाज शास्त्री सामाजिकरण कहते हैं, समाज शास्त्री सामाजिकरण इसको कहा गया है, समाज शास्त्री सामाजिकरण। यानी बालक ऑटोमेटिकली उन समूहों का, उन लोगों के ग्रुप का सदस्य बन जाता है जिन ग्रुप के लोगों के सदस्य आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्य होते हैं। आपके रिश्तेदारी उन लोगों से जुड़ती चली जाती है जिनसे आपके परिवार की रिश्तेदारियां रही हैं, और इसी को हम समाज शास्त्रीय सामाजिकरण में रखते हैं। यानी एक तरह से परिवार के साथ अनुकूलित हो जाता है बालक। जैसे जैसे समाज में परिवार का अनुकूलन हुआ है, यानी परिवार समाज में घुला मिला है, वैसे ही बालक भी समाज में घुलता मिलता चला जाता है। तो ये होता है परिवार की भूमिका। अब इसके बाद खेलों की क्या भूमिका होती है सामाजिकरण में? तो खेलों की भूमिका पर बात करेंगे, क्योंकि परिवार की भूमिका में अगर मैं और भी आगे आपको बताता जाऊं तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, और सारी बातें घूम फिर करके आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। कहीं कोई चीज़ को हम कुछ अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को, तो समझने का मेन वही है कि हम हर बार जिन पॉइंट को बात करते हैं वही पॉइंट सीडीपी में घूम घूम फिर करके आते रहते हैं। अब मैं कहूँ सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना सिखाने में, ठीक है, और सामाजिक दायित्व निभाने में, समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक करने में, सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक करने में, सब में परिवार का रोल होता है, ठीक है। तो खेलों में बात करनी है, खेलों में क्या भूमिका होती है, क्योंकि सभी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट लेकर के नहीं चलने हैं, हमें सबके 2-2, 4-4 पॉइंट लेकर चलने हैं, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि किन चीज़ों में इसका रोल है। तो अब खेलों की भूमिका क्या होती है सामाजिकरण में? खेलों की भूमिका या खेल की भूमिका, स्पोर्ट्स किस तरह से सोशलाइजेशन में रोल निभाते हैं, तो खेल की भूमिका क्या है? तो खेल हमारे लिए शारीरिक मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही, खेल का और भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ बालक खेल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्रिएटिविटी आप सीखते हैं, आप
जो है एक तरह से मोटिवेशन आती है, स्फूर्ति आती है, बहुत सारे काम जो है बालक कर पाता है क्योंकि वो खेलों से जुड़ा रहता है। और इससे सोशलाइजेशन में कैसे सहायता मिलती है ये हमें समझना है। सामाजिकरण में किस प्रकार वो इफेक्ट करता है, एक बालक का सामाजिकरण किस प्रकार अच्छा हो जाता है खेलों से। तो खेल में बालक जो है, कई सारे बालक होते हैं आपके साथ, बहुत सारे एक समूह होते हैं, जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो आप कुछ चीज़ें शेयर भी करते हैं तो सहयोग की भावना भी आती है। एक साथ मिलकर के टीम की भावना से भी सहयोग की भावना का विकास होता है। मिलजुल कर भी खेलते हैं तो मिलजुल कर खेलने से क्या है, सहयोग की भावना का विकास होता है मिलजुल कर जब खेलते हैं। ठीक है, आदान प्रदान चीज़ों का करते हैं तो आदान प्रदान की भावना, वो सहयोग की भावना के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, उसी के अंदर आ जाएगी, सेम ही बात है। और अन्य लोगों से हमारा परिचय होता है, अन्य समूहों से परिचय होता है। कई बार दूसरी टीमों के साथ खेलते हैं तो अन्य समूहों से परिचित होता है। ठीक है, और लोग कैसा खेलते हैं उनके समूह के परिचित होता है, तो सामाजिकरण में विकास होता है। अन्य समूहों से परिचित हो जाता है बालक, अपने समूह के साथ जब दूसरे समूह से मैच खेले जाते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप टीम, तो एक टीम दूसरी टीम से खेलती है तो उनसे भी जानकारी मिलती है। इससे फिर बालक का एक तरह से दृष्टिकोण का विकास होता है अलग, जिसको हम कहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण, जो सोशल पर्सपेक्टिव है उसकी डेवलपमेंट होती है। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है, सोशल पर्सपेक्टिव इसका जो है बालक का डेवलपमेंट होता है। तो ये सब कहाँ से आया, खेलों से आया। खेलों में हम कई बार जो कुछ समस्या आती है, मान लो एक टीम ने जो है 50 रन बना दिया, अब तुम्हें रन बनाने, समस्या समाधान की भावना आएगी कई बार। ठीक है, तो समस्या समाधान भी करते हैं। कई बार खेल अलग अलग खेल होते हैं, जैसे कि पजल, हम गेम खेलते हैं या पजल खेल रहे हैं तो पजल्स को सॉल्व करना समस्या समाधान करने की योग्यता बढ़ाता है, तो समस्या समाधान करने की योग्यता बढ़ती है। ठीक है, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, खेलों से भी समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं। और क्या होता है, और किस तरह से खेल योगदान निभा सकते हैं, सोचिए। तो खेल जो है और भी बहुत तरह से, एक खेलों में जो है एक आपने देखा कैप्टन होता है, हर टीम का एक कैप्टन होता है, तो वो क्या है, लीडर है एक तरह से। तो इससे क्या है, उसमें नेतृत्व का गुण आता है, नेतृत्व का, लीडरशिप का विकास, नेतृत्व के गुण का विकास। ठीक है, लीडरशिप स्किल जिसे हम कहते हैं, लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल का जो है डेवलपमेंट होता है, ये स्पोर्ट्स के द्वारा लीडरशिप स्किल भी आगे बढ़ सकती है। खेल में एक तरह से सहन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि खेल में कभी हार होती है कभी जीत होती है, तो हार जीत से क्या है, सहन शक्ति का विकास होता है। तो ये सब साइलेंट पॉइंट है, एक तरह से कभी हार होगी कभी जीत होगी, तो इससे हमें उसको अलग तरह से नहीं लेना है। तो बालकों में एक तरह से सहन शक्ति व धैर्य का विकास होता है। आज हारे कल जीतेंगे, कोई बात नहीं, पहले एक बार पेपर नहीं निकला दोबारा निकल जाएगा जो, या ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें बस जो है क्या है, तो इस तरह से खेल हमारे माइंडसेट पे असर डालता है, क्योंकि वहां से फिर आपको एक नियम पालन करना सीखते हैं, अनुशासन की भावना का विकास होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं खेल में, कुछ नियम बनाए जाते हैं। अब जब नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों को पालन करना होता है, तो अनुशासन की भावना का विकास होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। तो अनुशासन की भावना का विकास, किसका, अनुशासन की भावना का विकास होता है, और तो डिसिप्लिन सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि रूल रेगुलेशन होते हैं तो उससे बालक जो है क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों के डेवलपमेंट में, और इनसे सामाजिकरण भी होता है। तो इनका रोल है, किसका, खेल का, स्पोर्ट्स का रोल है इन सब चीज़ों में। तो हमने जो है सामाजिकरण के बारे में पूरा पढ़ा, सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, सोशलाइजेशन की क्या क्या थ्योरीज हैं, और सोशलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है जो है, और उसमें परिवार का क्या रोल है, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, उसमें स्कूल का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, खेलों का क्या रोल है। तो इस सब पे हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। उससे पहले इसका एक क्विज मैं बनाऊंगा, आपको वो क्वेश्चंस जरूर करने हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में उसकी हेल्प मिल सके। इससे पहले हमने पियाजे, गोलबर्ग और वाइगोत्स्की का क्विज किया था, तो हर एक टॉपिक के बाद उसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है, तो उसको आपको जरूर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।